मॉर्निंग फ्रेंड्स, हिस्ट्री सीरीज के प्रथम भाग यूपी लेखपाल एंड बीओ के लिए आपका स्वागत है। आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री लेसन शुरू कर रहे हैं। आइए चलते हैं कि इतिहास क्या है। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। किसी भी देश का इतिहास जानने के लिए तथा उसके उचित विश्लेषण में पुरातात्विक साक्ष्यों व स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, बर्तन आदि शामिल किए जाते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि ये सभी साक्ष्य किस तरह से हमें इतिहास की जानकारी देते हैं। तो फ्रेंड्स, जब ये अभिलेख, सिक्के, स्मारक इत्यादि हमें मिलते हैं तो इनकी कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार उनका कालक्रम डिसाइड किया जाता है। इस निर्धारण के कारण हम उस काल की सामाजिक परिस्थितियों, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में जान पाते हैं। आइए जानते हैं पहले सिक्कों के बारे में। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। जिन सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता या केवल आकृतियाँ विद्यमान होती थी, उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता है। ये भी पूछ लिया जाता है। सिक्कों पर लेख और तिथियाँ उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम यूनानी शासकों ने प्रारंभ की। भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिले हैं। अभिलेखों को सिक्कों से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इनके अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं। भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाजकुई से प्राप्त हुए हैं। इस बोगाजकुई के अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र, नासत जैसे वैदिक देवताओं के नाम हमें मिलते हैं। आइए हम जानते हैं कि ये जो अभिलेख मिलते हैं उनकी लिपियाँ क्या है। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। ये लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। अशोक के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में मिले हैं। ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अशोक के कुछ अभिलेख पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी मिले हैं। इन अभिलेखों में यूनानी एवं अरमेइक लिपि का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, उदयगिरी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसे हम हाथी गुम्फा का अभिलेख कहते हैं। इस अभिलेख में कलिंग नरेश खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण अभिलेख हमको प्राप्त हुआ है वो जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त हुआ है। जूनागढ़ अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें शक, क्षत्रप, रुद्र, दामन एवं अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। सबसे पुराना अभिलेख हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर मिलते हैं। ये लगभग 2500 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व के हैं। इनकी लिपियाँ अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है। चौथा जो है, सबसे पुराने जो अभिलेख हैं जिनको पढ़ा जा सका है वो हैं अशोक के शिलालेख। ये अभिलेख या शिलालेख 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़े गए हैं। कुछ प्रमुख अभिलेख आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हाथी गुम्फा अभिलेख। इस अभिलेख में कलिंग नरेश खारवेल के बारे में जानकारी है। दूसरा है एओल अभिलेख। इसमें पुलकेशिन द्वितीय दक्षिण भारत का शासक के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री के बारे में जानकारी। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रारामन के बारे में जानकारी। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, बारे में जानकारी। अगला अभिलेख मंदसौर अभिलेख। इसमें मालवा नरेश यशोवर्मन के बारे में जानकारी। नेक्स्ट ग्वालियर अभिलेख। इसमें प्रतिहार नरेश भोज के बारे में जानकारी।
देवपाड़ा अभिलेख, इसमें बंगाल शासक विजय सेन के बारे में जानकारी। भित्री और जूनागढ़ अभिलेख, इसमें स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक के बारे में जानकारी हमें मिलती है। यहाँ पर आप याद रखेंगे कि भारत का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। कुछ स्तंभ अभिलेख के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। पहला मेहरौली स्तंभ अभिलेख, मेहरौली दिल्ली में, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, गुप्तकालीन है। यह स्तंभ मूलतः ब्यास नदी के समीप विष्णुपद पहाड़ी पर स्थित था, जो वर्तमान में दिल्ली में स्थित है। दूसरा प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख, प्रयाग इलाहाबाद में है, समुद्रगुप्त संबद्ध व्यक्ति, गुप्तकालीन है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का यशोगान किया गया है। तीसरा है बौद्ध स्तंभ लेख, भरूच स्थल से प्राप्त, राजा वासुदेव से संबंधित। इसमें शुंग काल के बारे में जानकारी मिलती है। चौथा है मथुरा स्तंभ लेख, मथुरा उत्तर प्रदेश से प्राप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित, गुप्तकालीन है। प्रथम गुप्त अभिलेख है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रथम गुप्त अभिलेख है। नेक्स्ट है गरुड़ स्तंभ लेख और एणर स्तंभ लेख। गरुड़ स्तंभ लेख विजयनगर विदिशा से प्राप्त हुआ, भागभद्र के शासनकाल में, शुंगकाल। छठवां है एरण स्तंभ लेख, यह एरण मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ, समुद्रगुप्त से संबंधित है, गुप्तकालीन है। यह स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामलों की जानकारी देता है, यह विदर्भी शैली से संबंधित है। सातवां है एरण स्तंभ लेख, एरण मध्य प्रदेश से प्राप्त, बुद्धगुप्त से संबंधित है, बुद्धकालीन है। यह स्तंभ लेख चतुर्भुजी भगवान विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख करता है। आठवां है भीतरी स्तंभ लेख, नौवां है बिहार स्तंभ लेख और 10वां है भीलसर स्तंभ लेख और 11वां है एरण स्तंभ लेख। इसमें ये एरण स्तंभ लेख बहुत इम्पॉर्टेंट है, यह भानुगुप्त से संबंधित है। इसमें महान पराक्रमी गोपराज की रणभूमि में वीर गति प्राप्त हो जाने पर उसकी पत्नी चिता पर सती होने का प्रथम उल्लेख मिलता है। तो ये एरण स्तंभ लेख जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, एरण स्तंभ लेख, क्योंकि इसमें सर्वप्रथम सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। आइए चलते हैं आगे। इतिहास की जो अन्य जानकारी हमको मिलती है वो साहित्यिक स्रोत के माध्यम से मिलती है। यद्यपि प्राचीन भारतीयों को लिपि का ज्ञान 2500 ईस्वी वर्ष पूर्व था, परंतु हमारी प्राचीनतम उपलब्ध पांडुलिपियाँ ईसा की 4वीं शताब्दी से पहले की नहीं हैं। हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि हैं। वेद 4 हैं। पहला वेद है ऋग्वेद, इसका उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद में चिकित्सा शास्त्र से संबंधित जानकारी है। दूसरा वेद है आपका यजुर्वेद, इसका उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद में युद्ध कला से संबंधित जानकारी है। तीसरा वेद है आपका सामवेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। गंधर्ववेद में कला और संगति के बारे में जानकारी है। चौथा वेद है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। इसमें भवन निर्माण से संबंधित जानकारी दी गई है। तो वेद 4 हैं और इन वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की संरचना की गई है। ये वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष से संबंधित हैं। आइए जानते हैं 2 महत्वपूर्ण हमारे प्राचीन भारत की जो पहली है रामायण। ये रामायण वाल्मीकि कृत रामायण है। इसकी रचयिता आदि कवि वाल्मीकि। इसमें मूलतः 6000 श्लोक थे जो बढ़ के लगभग 12000 हो गए। दूसरा है महाभारत महाकाव्य, सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य। इसका प्राचीन नाम जय संहिता के रूप में भी जाना जाता था। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या है। अच्छा, एक बात और पूछ ली जाती है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया है। तो महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्मनामा नाम से किया गया है। महाभारत में 8800 श्लोक हैं जो बढ़ के अब करीब 24000 हो गए हैं।
एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आती है संगम साहित्य। संगम साहित्य तमिल भाषा में है। इसके 3 मुख्य ग्रंथ हमको मिलते हैं, आपका तोल कापिप्यम, शिल्पा दिकारम एवं मणिमेखलई। अब जो अन्य जानकारी हमें इतिहास के बारे में मिलती है वो विदेशी विवरण से मिलती है। विदेशी विवरण में हम हमारे विभिन्न प्रकार की हिस्ट्री की बुक्स से हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के बाहर से भारत में आए हुए यात्रियों ने अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत के बारे में वर्णन किया है। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि हेरोडोटस को हम इतिहास का पिता भी कहते हैं। इन्होंने हिस्टोरिका बुक लिखी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी दूत मेगास्थनीज आया। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी। इंडिका में इन्होंने उस समय के देश काल की परिस्थितियों के बारे में लिखा। अगला है प्लिनी की नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका में भारत और इटली के व्यापार की जानकारी हमें मिलती है। एक किताब है अलवर्नी की तहकीके हिंद। किताब उल हिंद महमूद गजनवी के समकालीन थे अलवर्नी। तो इस समय उन्होंने उस समय के भारत के बारे में जानकारी इस किताब से हमें मिलती है। कुछ प्रसिद्ध चीनी यात्री जो समय समय पर भारत आए, इसमें से पहला महत्वपूर्ण चीनी यात्री था फायान। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था 399 से 414 ईस्वी में। इन्होंने किसी भी भारतीय सम्राट का उल्लेख अपने बुक्स में नहीं किया है, लेकिन उस समय की भारत दशा का वर्णन इन्होंने किया है। नेक्स्ट हैं आपके हेनसांग 629 से 645 ईस्वी के मध्य आए। ये हर्षवर्धन के समय में आए। इन्होंने दक्षिण भारत को छोड़कर लगभग समस्त भारत का भ्रमण किया था। इन्होंने अपने लेख पाश्चात्य